बलरामपुर का रहने वाला गंगाराम एक साधारण किसान है। वो अपनी मेहनत से बंजर जमीन पर फसल उगाता है और गरीबी में अपने परिवार का पालन पोषण करता है। एक दिन गंगाराम अपने टूटे हल और बूढ़े बैलों के सहारे बंजर जमीन पर जुताई कर रहा था कि अचानक उसका हल जमीन के नीचे एक पत्थर में फंस जाता है। उसके बूढ़े बैल उस पत्थर को पूरी ताकत से निकालते हैं। पत्थर के साथ जमीन के अंदर से एक पुरानी तांबे की सुराही निकलती है। गंगाराम उस सुराही को उठाकर हैरानी से देखता है और उस सुराही के अंदर क्या है ये जानने के लिए उसका ढक्कन खोलता है कि अचानक उस सुराही से धुआं निकलता है और वो धुआं एक विशालकाय जिन्न के रूप में बदल जाता है और जिन्न हंसते हुए कहता है, जो हुकुम मेरे आका। जिन्न को देखकर डरता है और वो पीछे हटकर पूछता है, कौन हो तुम? मैं जिन्न हूँ, आपका गुलाम। मतलब? मैं 1000 साल से इस तांबे की सुराही में कैद था। आपने मुझे आजाद किया है, इसलिए मैं आपका गुलाम हूँ। आज से आपकी सेवा करना मेरा काम है। अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो लाकर दोगे? आप कहें तो मैं आसमान से चांद तारे तोड़कर लाऊं मेरे आका। नहीं नहीं, मैं चांद तारों का क्या करूँगा? मैं तो एक गरीब किसान हूँ। मैं किसानी के काम में भी आपकी सहायता कर सकता हूँ। वो कैसे? मैं आपको एक जादुई टॉर्च देना चाहता हूँ जिससे आप खेती के सारे काम पलक झपकते ही कर सकते हैं। जिन, तुम झूठ बोल रहे हो। आपको मेरी बातों पे विश्वास नहीं होता तो ये देखिए। कहकर अपना हाथ फैलाता है। उस पर एक अलादीन के चिराग की तरह जादुई टॉर्च प्रकट होती है। वो उस टॉर्च का बटन दबाता है, उससे एक रोशनी निकलती है और वो रोशनी खेतों की तरफ करता है तो खेत की जमीन अपने आप जुताई के साथ तैयार हो जाती है। गंगाराम आश्चर्य से ये देखकर कहता है, ये तो चमत्कार हो गया। ये जादुई टॉर्च आपकी मर्जी से आपकी बात मानेगी। आप जो काम सोचेंगे इस टॉर्च की रोशनी से वो काम पल भर में हो जाएगा। अब आप कल इस जादुई टॉर्च से अपने खेतों में फसल बो सकते हैं और बाद में फसल काट भी सकते हैं। लीजिए, इस जादुई टॉर्च को संभालिए। गंगाराम खुशी के साथ वो टॉर्च ले लेता है। सचमुच? अब ये जादुई टॉर्च मेरी है? हाँ, ये टॉर्च आपकी है, लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि आप इस टॉर्च का इस्तेमाल रात के समय ही करेंगे। दिन में करने से इसका जादू खत्म हो जाएगा और इस रहस्य को गांव वालों से छुपा कर रखिएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। आका, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। क्या अब तुम हमारे पास नहीं आओगे? इस जादुई टॉर्च पर हाथ रखकर आप मुझे जब भी याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। कहकर जिन्न गायब होता है। गंगाराम खुशी से उस टॉर्च को देखकर चूमता है। गंगाराम की पत्नी खुश होकर कहती है, क्या सचमुच ये जादुई टॉर्च है? इस टॉर्च से हम कोई भी काम कर सकते हैं। ये टॉर्च असंभव को भी संभव बना सकती है। अब समझ लो कि जादुई टॉर्च हमारे हाथ लग गई है। ये जादू की छड़ी नहीं, किस्मत की चाबी है। अब हम इससे अपनी किस्मत का ताला खोलेंगे और निर्धन से धनवान बन जाएंगे। हाँ भाग्यवान, हम ऐसा ही करेंगे। भूख लगी है, चलो खाना खिला दो। आइए स्वामी, आज हम आपको 56 भोग खिलाएंगे। गंगाराम जादुई टॉर्च को परखने के लिए रात के अंधेरे में अपने खेत जाता है और उस जादुई टॉर्च के चमत्कार से वो अपने पूरे खेत की जुताई और फसल बोने का काम कर लेता है। जादुई टॉर्च से निकलने वाली रोशनी पल भर में गंगाराम के मन मुताबिक पूरा काम कर देती है। गंगाराम और उसकी पत्नी ये देखकर खुशी से फूले नहीं समाते। सुबह होते ही गांव वाले गंगाराम के खेत को देखकर हैरान रह जाते हैं। टंडू भैया, ये चमत्कार कैसे हो गया? हाँ भोला, ये आंखों का धोखा है, अभी कहना मुश्किल है। एक रात में खेत की जुताई और बुआई दोनों हो गई। रामू भैया, हमें तो कुछ दाल में काला लग रहा है। काश हमारी भी दाल काली हो जाती। मेरा मतलब है हमारे भी खेत में ऐसा ही कुछ चमत्कार हो जाता। हमें इस चमत्कार के विषय में पता करना होगा। गांव वालों की जिज्ञासा उन्हें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है।
इधर गंगाराम अब अपने सभी काम जादुई टॉर्च की सहायता से करने लगता है। उसके मन में जो भी विचार आता वो जादुई टॉर्च को हुक्म देता और काम हो जाता। खेती का काम, घर का काम दोनों ही गंगाराम और उसकी पत्नी घर में झूला झूलते हुए कर लेते हैं। एक तरफ गंगाराम को अपने खेतों से दुगनी आय होने लगी और दूसरी तरफ घर के काम से आराम मिल गया। उसका खान पान और रहन सहन सब कुछ अमीरों की तरह हो गया। घर के जानवर भी अब काम से आराम पा चुके थे, इसीलिए सबकी सेहत बनने के साथ बिगड़ने भी लगती है। गंगाराम और उसकी पत्नी बीमार रहने लगते हैं। उनके बैल भी अस्वस्थ हो जाते हैं। सभी डॉक्टर और दवाइयों पर निर्भर हो जाते हैं। डॉक्टर उन्हें बार बार काम करने के लिए कहता है, लेकिन गंगाराम का काम तो जादुई टॉर्च करती है। अब वो कैसे और किसका काम करे, इसी सोच विचार में दोनों परेशान रहने लगे। गंगाराम बिस्तर पर बीमार लेटा है। पत्नी उसको दवा खिलाते हुए कहती है, सुनो जी, डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। हमारी बीमारी का कारण आराम है और आराम का कारण ये जादुई टॉर्च। हमें इस टॉर्च को वापस कर देना चाहिए। पागल हो गई हो तुम। मनुष्य का स्वास्थ्य तो बनता बिगड़ता रहता है। स्वामी, आप मानो या ना मानो, इस जादुई टॉर्च ने हमारी दिनचर्या बिगाड़ दी है। हमें आराम का आदी बना दिया है। हम तुम्हारी बातों से सहमत नहीं हैं। जाओ, हमें आराम करने दो। पत्नी जाती है और गंगाराम अपनी आंखें बंद करता है। गंगाराम की पत्नी अपने पति और स्वयं की बीमारी से परेशान होकर एक दिन छुपकर जादुई टॉर्च के जिन्न को याद करती है। उसे अपनी समस्या बताकर इस जादुई टॉर्च की जादुई शक्ति को खत्म करने के लिए कहती है। जिन्न ऐसा ही करता है और चला जाता है। अब जादुई टॉर्च से चमत्कार होने बंद हो जाते हैं। गंगाराम परेशान होता है, जिन्न को याद करता है, लेकिन जिन्न प्रकट नहीं होता। आखिर में मजबूर होकर गंगाराम और उसकी पत्नी को अपने घर और खेत के काम स्वयं करने पड़ते हैं। काम करने से उसका शरीर स्वस्थ होने लगता है। घर के जानवर भी खेती का काम करने से स्वस्थ हो जाते हैं। गंगाराम डॉक्टर की दवाइयों को बाहर फेंकते हुए कहता है, भाग्यवान, हमें इन दवाइयों की आवश्यकता नहीं है। हाँ स्वामी, मनुष्य का शरीर दवाइयों से नहीं, मेहनत से स्वस्थ रहता है। इस जादुई टॉर्च ने हमें आलसी बना दिया था। स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कठोर परिश्रम आवश्यक होता है। अब हमें इस जादुई टॉर्च का चमत्कार नहीं चाहिए। आप आज ही इस जादुई टॉर्च को उस जिन्न के हवाले कर दीजिए। तुम सही कह रही हो, मैं ऐसा ही करूँगा। आज हम ये रहस्य जान गए हैं कि सौभाग्य और स्वास्थ्य की चाबी मेहनत ही होती है और मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। पत्नी खुश होकर मुस्कुराती है। गंगाराम भी मुस्कुराता है उस टॉर्च पर। समीर और खुशबू का परिवार दिल्ली में रहता था। आज संडे था, इसीलिए सब लोग घर पर ही थे। माँ, समीर का कच्छा कई दिनों से बाथरूम में सड़ रहा है। इसने अभी तक धोकर नहीं डाला है। मैं धोकर डालूं या नहीं डालूं, तुझे क्या मतलब? तेरा रबर बैंड बाथरूम में सड़ता रहता है, मैंने तो उसके लिए कुछ नहीं कहा। समीर, अपना कच्छा धो के डाला कर। इतना बड़ा ऊंट हो गया है और अपना कच्छा भी नहीं धोया जाता। ज्योति डार्लिंग, मेरा एक मोजा नहीं मिल रहा है। मुझे शर्मा जी से मिलने जाना है। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि दोनों मोजे बांध कर रखा करो। शर्मा जी से मिलने जाना है या उनकी पत्नी से? देख रही हूँ कई महीनों से हर संडे शर्मा जी के घर जाते हो। तुम मेरे चरित्र पर शक कर रही हो, चांद पर कीचड़ उछाल रही हो। मम्मी पापा यहाँ आओ, कोई मुझे टब के अंदर खींच रहा है। मनोज, ज्योति और खुशबू दौड़ते हुए बाथरूम में पहुँचे। उन्होंने देखा कि समीर कमर तक टब के अंदर घुस चुका है। मनोज ने समीर की टांगे पकड़ी, ज्योति ने मनोज की टांगे पकड़ी और खुशबू ने ज्योति की टांगे पकड़ी। वे सब समीर को बाहर खींचने की कोशिश में खुद भी टब के अंदर घुस गए और अचानक एक जंगल में जा गिरे। ये हम कहाँ आ गए? बाथरूम के टब में जंगल कहाँ से आ गया? समीर, किसने पकड़कर खींचा था तुम्हें? मैं टब से अपना कच्छा उठा रहा था कि तभी मुझे लगा कि दो हाथों ने मुझे टब के अंदर खींच लिया है। पापा, अब हम यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? मुझे नहीं पता बेटा। कमला की जादुई पहेलियों की दुनिया में
तुम्हारा स्वागत है। यहाँ जीने के लिए और यहाँ से वापस घर लौटने के लिए तुम्हें बस कुछ पहेलियों का जवाब देना होगा। हर सही जवाब पर इनाम मिलेगा और गलत जवाब पर दंड। तुम्हें पार करने होंगे जंगल, पहाड़ और आग का दरिया। इतना कहकर जादूगरनी गायब हो जाती है। जादुई पहेलियों की दुनिया, ये क्या बकवास है। हम यहाँ क्यों फंस गए हैं? जो भी हो पापा, अगर हमें यहाँ से बाहर निकलना है तो हमें यहाँ के नियमों के हिसाब से ही चलना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारों लोगों को चलते चलते शाम हो गई, लेकिन जंगल पार ही नहीं हो रहा था। हे भगवान, ये जंगल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। चलते चलते पैरों में दर्द होने लगा। तभी उन चारों को एक आवाज आई। यहाँ आओ, मेरी पहेली का जवाब दो। ये आवाज उस तरफ से आ रही है। चारों ने आवाज का पीछा किया। एक पेड़ उन्हें बुला रहा था। ये पेड़ तो बोलता है। हाँ, ठीक कहा, मैं बोलता हूँ। मेरी पहेली का जवाब दो और जंगल पार हो जाएगा। बताओ, ऐसी कौन सी जगह है जहां अगर 100 लोग जाते हैं तो 99 ही वापस आते हैं? 100 लोग जाते हैं, 99 वापस आते हैं। ऐसी भला कौन सी जगह हो सकती है? खुशबू और समीर को भी कोई जवाब नहीं सूझा, लेकिन ज्योति के दिमाग में जवाब आ गया। शमशान घाट। बिल्कुल ठीक जवाब। पूरब में 10 कदम और चलो, जंगल पार हो जाएगा। पेड़ के कहे अनुसार वे लोग पूरब दिशा में 10 कदम चले और जंगल गायब हो गया। ये हरे, हमने पहली बाधा पार कर ली। मुझे लग रहा था कि पापा जवाब देंगे। मैं तुम्हारे पिताजी से ज्यादा बुद्धिमान हूँ। ये बात अब साबित हो चुकी है। चिंता मत करो, अगली पहेली का जवाब मैं ही दूंगा। उन चारों को अपने सामने एक ऊंचा पहाड़ दिखाई दिया। पापा, लगता है अब हमें ये पहाड़ पार करना है, लेकिन बहुत भूख लग रही है और पेट में कुछ भी नहीं है। ठीक कहा, हमें कुछ खा लेना चाहिए और नींद भी पूरी कर लेनी चाहिए। फिर सुबह ये पहाड़ पार करेंगे। लेकिन यहाँ खाने को तो कुछ भी नहीं है। जादूगरनी ने कहा था कि यहाँ जिंदा रहने के लिए पहेलियों का जवाब देना होगा। हमें खाना चाहिए। उन चारों को एक आवाज सुनाई दी। यहाँ आओ मेरे पास, मेरी पहेली का जवाब दो। उन चारों ने देखा कि एक फूल उन्हें बुला रहा है। चारों फूल के पास पहुँचे। मैं तुम्हें खाना दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी पहेली का जवाब देना होगा। बताओ, ऐसी कौन सी सब्जी है जिसमें ताला और चाबी दोनों आते हैं? सब्जी जिसमें ताला चाबी आते हैं? ऐसी भला कौन सी सब्जी हो सकती है? समीर और मनोज को भी कुछ नहीं सूझ रहा था। लौकी। लौकी में लॉक यानी ताला और की यानी चाबी, दोनों आते हैं। बिल्कुल सही जवाब। तुम्हारा खाना हाजिर है। ज्योति, तुम भी इतना अच्छा खाना नहीं बना पाती हो। खाना छोड़ो, तुमने अभी तक एक भी पहेली का जवाब नहीं दिया है। अगर हम माँ बेटी साथ नहीं आते तो पता नहीं तुम दोनों का क्या होता। अगली पहेली पर मैं ही बोलूंगा और कोई नहीं बोलेगा। जब सुबह हुई तो उन चारों ने पहाड़ चढ़ना शुरू किया। चढ़ते चढ़ते पूरा दिन बीत गया। जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पर पहुँचते, पहाड़ और ऊंचा हो जाता। ये पहाड़ तो पार ही नहीं हो रहा है। ये जादुई दुनिया है, हमें वही करना होगा। सब लोग चिल्लाओ। हमें पहाड़ पार करना है। 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 एक पत्थर ने उन्हें आवाज दी। यहाँ आओ, मेरी पहेली का जवाब दो। उस चीज का नाम बताओ जिसे आग जला नहीं सकती, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, पानी उसे भिगा नहीं सकता और मौत उसे मार नहीं सकती। मनोज एकदम से बोल पड़ा। आत्मा। गलत जवाब।
तुम्हें दंड मिलेगा। पत्थर गायब हो गया और अचानक वहां एक शेर आ गया। शेर दहाड़ते हुए उन चारों के पीछे दौड़ पड़ा। चारों पहाड़ से लुढ़क गए और बिल्कुल नीचे जमीन पर आ गए। उन्होंने देखा तो शेर गायब हो चुका था। तुम्हारे आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से हुआ है ये सब। हमारी पूरे दिन की मेहनत बेकार चली गई। सही जवाब परछाई होता। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी आध्यात्मिक दुनिया में नहीं, जादुई दुनिया में हैं। चारों को फिर से पहाड़ चढ़ना पड़ा और दूसरी पहेली का सही जवाब देना पड़ा। पहाड़ पार करके वो लोग आग के दरिया के पास पहुंच गए। इस पूरी नदी में आग जल रही है। हम इसके पार कैसे जाएंगे? पापा, यहाँ पेड़ मौजूद हैं। हम लकड़ी की नाव बना सकते हैं। चारों ने मिलकर लकड़ी की एक नाव और चप्पू बनाया। उन्होंने नाव आग के दरिया में डाली और जल्दी जल्दी दरिया पार करने लगे। हमें जल्दी इस नदी को पार करना होगा क्योंकि हमारी नाव में आग लग चुकी है। कुछ ही देर में ये आग हमें पकड़ लेगी। वे लोग जैसे ही किनारे पर पहुंचते, आग का दरिया और चौड़ा हो जाता। उनकी लगभग आधी नाव भी जल गई। सब लोग चिल्लाओ, हमें आग का दरिया पार करना है। आग के दरिया में एक मगरमच्छ प्रकट हुआ। आग का दरिया पार करने के लिए मेरी पहेली का जवाब दो। ऐसी कौन सी चीज है जिससे लड़कियां पहनती भी हैं और खाती भी हैं? समीर, खुशबू और ज्योति को कोई जवाब नहीं सूझा। इस बार मनोज ने जवाब दिया। लौंग। लौंग नाक में पहनी जाती है और खाई भी जाती है। और उन चारों ने पाया कि वो अपने बाथरूम में खड़े हैं। जादुई ट्रिप में जाकर बहुत मजा आया, लेकिन अगली बार तुम अपना कच्चा बाथरूम में नहीं छोड़ना।